नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को बड़ी राहत देते हुए सरकार के निर्णय 4-1 के बहुमत से सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। पीठ ने बहुमत से माना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया या उद्देश्य में कोई गलती नहीं थी, भले ही वह उद्देश्य पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से दलील रखी थी कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 उपधारा 2 का पालन नहीं किया गया था। इसी के तहत आरबीआई को नोट बदलने का अधिकार मिलता है। कोर्ट के पास, आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के पास नोटबंदी लाने के लिए कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। संविधान की आरबीआई एक्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस का अधिकार दिया। आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी और को गैर कानूनी बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, नोटबंदी का फैसला केंद्र की अधिसूचना के जरिए न होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार का 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं पर जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस नागरत्ना ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस नजीर, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने नोटबंदी को सही ठहराया, जबकि जस्टिस नागरत्ना ने इस फैसले पर असहमति जताई है। जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया। बहुमत वाला फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा, कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी और अब ये प्रासंगिक नहीं है कि वो मकसद हासिल हुए या नहीं। जस्टिस गवई ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि पुराने नोट बदलने के लिए मिले 25 दिन सही नहीं थे। उन्होंने कहा, किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। आरबीआई के परामर्श से केंद्र सरकार आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत नोटबंदी ला सकती है। नोटबंदी अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। पुराने नोटों को बदलने की अवधि अनुचित नहीं। 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच परामर्श हुआ था। नोटबंदी लाने के लिए उचित तालमेल हुआ। केंद्र को उपलब्ध शक्ति का मतलब यह नहीं हो सकता कि यह केवल बैंक नोटों की विशिष्ट श्रृंखला के संबंध में है। यह बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं के लिए है। आरबीआई के पास नोटबंदी लाने के लिए कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। संविधान और आरबीआई एक्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार दिया है।
उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब तक 2 बार नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के इस अधिकार का इस्तेमाल हुआ था और ये तीसरा मौका था। आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ में से केवल एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी कहा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर सभी सीरीज नोट को प्रचलन से बाहर करना काफी गंभीर विषय है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ले लिया गया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण को शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि धारा 26/2 के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आएगा। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जानी है तो ऐसी शक्ति लिस्ट 1 की एंट्री 36 से प्राप्त की जानी है, जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि नोटबंदी के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई उसमें खामियां थी और उसे रद्द किया जाना चाहिए। ये सबसे खतरनाक फैसला था जिसने देश के कानून का मजाक बनाकर रख दिया था। सरकार तभी नोटबंदी कर सकती है जब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की ओर से इसकी सिफारिश की जाए। सरकार ने अहम दस्तावेज भी नहीं दिखाए, जिसमें 7 नवंबर को आरबीआई और सरकार के बीच हुई बैठक और आरबीआई की बोर्ड मीटिंग से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान आरबीआई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई ने कहा कि केंद्र को सिफारिश करने के लिए आरबीआई एक्ट के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग में निर्धारित कोरम का पालन किया गया था, जिसने केंद्र को नोटबंदी की सिफारिश करने का फैसला लिया था। आरबीआई ने ये भी कहा कि लोगों को मौका दिया था, लोग आसानी से अपने पैसे बदल सकें, इसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई गई थी। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलने से बाहर कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अन्य नागरिकों के समान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। ऐसे में सांसदों, विधायकों की अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किसी भी मंत्री के बयान को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने अलग फैसले में कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो ऐसे बयानों को सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी अतिरिक्त प्रतिबंध की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अन्य नागरिकों के समान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी मंत्री के बयान को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 5 जजों की बेंच ने कहा कि किसी भी बयान के लिए मंत्री खुद जिम्मेदार है। अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित आधार संपूर्ण है। अनुच्छेद 19(2) में नहीं पाए गए अतिरिक्त प्रतिबंधों को 19(1)(a) के तहत अधिकार के प्रयोग पर नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने ये फैसला 4-1 के बहुमत के साथ सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस V.T. रामसुब्रमण्यम
और जस्टिस बीवी नागरत्ना की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे की सुनवाई की। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस पर सहमति जताई कि अनुच्छेद 19(2) के तहत आधारों के अलावा बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो ऐसे बयानों को सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि अगर मंत्रियों के बयान छिटपुट टिप्पणियां हैं जो सरकार के रुख के अनुरूप नहीं है तो इसे व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाएगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि ये हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वे धर्म, जाति आदि के बावजूद और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों और मशहूर हस्तियों को अपने बयानों पर अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और भाषण पर अधिक संयम बरतना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर नागरिकों पर पड़ता है। बुलंदशहर की एक बलात्कार पीड़िता के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर 2016 में मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, जहां ये आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन राज्य के मंत्री आजम खान ने पूरी घटना को केवल और कुछ नहीं के रूप में करार दिया था। बाद में आजम खान ने सामूहिक बलात्कार को राजनीतिक साजिश कहने के लिए माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अदालत ने बड़े मुद्दे पर विचार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित मामलों को अपने पास ट्रांसफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। बता दें कि सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि चूंकि कई हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर अर्जियां लंबित हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सभी हमारे पास आ जाएं ताकि उनका एक साथ निपटारा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाली विभिन्न याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। ये मामला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए 15 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को होगी। पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने और वकील को शामिल करने या दिल्ली की यात्रा करने में असमर्थ होने की स्थिति में अपनी दलीलें पेश करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है। मामले पर पिछली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। इस दौरान भी कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वकीलों ने पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि मुख्य याचिका के अलावा कई याचिकाएं थी जिन्हें उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना था, क्योंकि वे दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित थी। वहीं वकीलों की दलील सुनते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि क्योंकि एक ही विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई याचिकाएं लंबित है, हम सभी याचिकाओं को इस अदालत के समक्ष स्थानांतरित करने का आदेश देते हैं। एक याचिकाकर्ता को किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए जो एक वकील को शामिल नहीं कर सकता है या दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकता है, सभी याचिकाकर्ताओं को उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अरुंधति काटजू और यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडवोकेट कानू अग्रवाल को नोडल काउंसिल नियुक्त किया और उनसे मामले पर मिसाल, दस्तावेजों और विधानों का संकलन तैयार करने का अनुरोध किया। बैच में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग द्वारा दायर जनहित याचिका शामिल थी। वे लगभग 10 वर्षों से साथ रह रही है और उन्होंने हाल ही में दिसंबर 2021 में प्रतिबद्धता समारोह रखा था, जहां उनके रिश्ते, माता-पिता, परिवार और दोस्तों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अब वे चाहते हैं कि उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।
बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका फरवरी में सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से दाखिल याचिकाओं को भी पीड़िता बिल्किस की याचिका के साथ सुना जाएगा। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उसने कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कैदियों को रिहा किया था। इससे पहले अदालत ने 17 दिसंबर को बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। बिल्किस ने अपनी याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने एक बार फिर से बिल्किस बानो के केस से खुद को अलग कर लिया, यानी अब वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट ने कहा कि वो गुजरात में 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ बिल्किस बानो की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा कि अब पीड़िता ने दोषियों को छूट देने को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उसकी याचिका को एक प्रमुख मामले के रूप में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब पीठ न्यायाधीशों के एक अलग संयोजन के साथ बैठेगी तो बाकी याचिकाओं को उसकी याचिका के साथ मिला दिया जाएगा। बेंच ने कहा, हम सभी मामलों को अगली तारीख पर सूचीबद्ध करेंगे और सभी याचिकाओं के साथ संलग्न करेंगे। तब तक सभी दलीलें पूरी हो जानी चाहिए। कोर्ट ने बिल्किस बानो के गुनाहगारों की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करने की दोषियों की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो बिल्किस बानो की याचिका को मुख्य याचिका मानकर सभी 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये सुनवाई मेरिट पर होगी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ बिल्किस बानो केस से संबंधित याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई कर रही थी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सीपीआई नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा और टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने भी एक याचिका दाखिल की है। कोर्ट में दोषियों के वकीलों ने कहा कि सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा समेत 5 याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। ये तीसरे पक्ष की याचिकाएं हैं और उनका केस भी कोई लोकस नहीं है। जिस पर जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा, जब पीड़िता खुद यहां आई है तो हम पीड़िता की याचिका को मुख्य मानकर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा, एक बार जब पीड़िता यहां आ गई तो लोकस का मुद्दा खत्म हो जाता है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने एक बार फिर से बिल्किस बानो के केस से खुद को अलग कर लिया है, यानी अब इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगी। इससे पहले भी वो इस केस से खुद को अलग कर चुकी हैं। बिल्किस ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट से मई में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस समेत कुछ अन्य महिलाओं का बलात्कार किया गया। बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा किया था। बिल्किस का कहना था क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चल रहा था, इसलिए रिहाई के मामले में गुजरात नहीं महाराष्ट्र के नियम लागू होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था। वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज भी है। अदालत ने मामले को 7 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें राज्य और रेलवे को व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए कहा गया। कोर्ट ने निवासियों के पुनर्वास पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते। यह एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का यह तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, टाइटल, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई मसले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। 50,000 लोग हैं। कुछ लोगों की लीज 1940 से है। 50-70 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता। उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियां बसी हों। उम्मीद एक अच्छा जिस तरीके की कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, रिहैबिलिटेशन की बात कही गई और अन्य बातें कही गई, तो उस तरीके से लग रहा है कि कोर्ट इसमें जो है कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहती है कि जिससे कि अपना रेलवे की भी समस्या का समाधान हो जाए और जो वहाँ पे 60-70 साल से ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में। शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है उसे आप कैसे डील करेंगे। लोग 50-60 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। निवासियों की पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गंभीर गलती की है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम रेलवे अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अचल संपत्ति के टाइटल की जांच और दस्तावेजों, गवाहों की विस्तृत परीक्षा गहराई से होनी चाहिए। ये हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत एक संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं था। भारतीय रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि नियत प्रक्रिया का पालन किया गया है और विवादित भूमि रेलवे की है। इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जजों की नियुक्ति में देरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिफारिशों को मंजूरी में केंद्र देर कर रहा है। उम्मीदवार जजशिप के लिए अपनी सहमति वापस ले रहे हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि समय सीमा का पालन किया जाएगा। लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। केंद्र ने कहा कि 3 दिनों के भीतर 44 लंबित मामलों और जो इस पूरे लंबित नामों को सहमति दी जाएगी। साथ ही साथ कोर्ट दूसरे न्यायाधीशों के मामलों के उल्लंघन में कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति के लिए नामों को मंजूरी देने में देरी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की ओर से देरी किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार की ओर से देरी के कारण उम्मीदवार जजशिप के लिए अपनी सहमति वापस ले रहे हैं या नियुक्ति के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। नामों को मंजूरी देने में सरकार द्वारा इस तरह की देरी के कारण मेधावी वकीलों ने जज बनने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने कहा कि सरकार उन उम्मीदवारों के नाम भी वापस भेज रही है जिन्हें सरकार के पहले दौर की आपत्ति के बाद कॉलेजियम दोबारा भेज रही है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस डर से बिना कोई फैसला लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर नहीं बैठ सकती है कि अगर सरकार द्वारा फाइल वापस भेज दी जाती है तो भी कॉलेजियम सिफारिश को दोहराएगा। पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ कुछ न्यायाधीशों की राय का हवाला देते हुए प्रस्तावित नामों को मंजूरी देने में देरी के बहाने सरकार पर भी आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि कॉलेजियम के द्वारा दोबारा भेजी गई नामों की सिफारिश पर भी सरकार का वही रुख रहा है। यहां केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगले 3 दिनों में केंद्र के पास लंबित 44 जजों के नामों को मंजूरी दे दी जाएगी। दरअसल जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों के आधार पर नियुक्ति का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केंद्र को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। 104 लंबित सिफारिशों में से 44 को शनिवार तक मंजूरी दे दी जाएगी। कोर्ट ने इस पर संतोष जताया, साथ ही बाकी सिफारिशों पर भी जल्द फैसले के लिए कहा। पिछली सुनवाई में कॉलेजियम पर कानून मंत्री के बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने बेंच को आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की प्रक्रिया को खुद देख रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कॉलेजियम से भेजी गई 10 सिफारिशों की स्थिति की जानकारी मांगी जो केंद्र के पास लंबित है। इनमें 2 तो काफी पुरानी हैं जो अक्टूबर 2021 से लंबित हैं और बाकी नवंबर 2022 में की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।